ये एक पेपर है श्री दिगंबर जैन विद्यालय का क्लास टेस्ट का। हम लोग इसको एक बार देखते हैं सॉल्व करके, सुनिएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर आएगा आप लोग रिप्लाई देना, बात समझे। और अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा और करेक्ट करने के बाद उसका रीज़न भी बताऊंगा कि क्या रीज़न इसका होगा दूसरा आंसर होने का, बात समझे। क्वेश्चन देखना एक बार, सभी को मिला होगा। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है ना, लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्चुअल और वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। सेकेंड पार्ट है लेबर रेम्यूनरेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं वो फर्स्ट पार्ट वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर के ऊपर। ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे, उम्मीद है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, देखना। द वेजेज ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द मशीन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड। किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जो मशीन चलाया जाता है, उस मशीन को चलाने वाले जो लेबर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला लिखा है डायरेक्ट वेजेज, दूसरा है इनडायरेक्ट वेजेज, तीसरा है ओवर टाइम वेजेज और चौथा ऑप्शन है डी नंबर, नन ऑफ दीज। किस में आएगा? डायरेक्ट वेजेस। सही है, डायरेक्ट वेजेज में आएगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, जिस बुक से हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसमें इसका आंसर इनडायरेक्ट वेजेज है। बुक में अभी हम नाम में नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन जिस बुक से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे उसमें आंसर दिया हुआ है इनडायरेक्ट वेजेज। सुने, इनडायरेक्ट वेजेज इसका आंसर नहीं होगा। तो आप ये भी माइंडसेट करके रखिए कि बुक लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें उसमें सही होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ माइनर मिस्टेक किसी के द्वारा भी हो सकता है, बात समझे। और ये भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूरा 100% सही हो, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है। हम इसलिए ये बात बता दिए कि कभी कभी देखकर आंसर रिजिड मत हो जाना कि उसमें यही दिया है तो यही होगा। इसका रीजन आप समझ लो। मशीन ऑपरेटर है, मशीन जब तक ऑपरेट नहीं करेगा प्रोडक्शन का काम शुरू होगा क्या? नहीं होगा। और प्रोडक्शन का काम करेगा नहीं तो चीज प्रोड्यूस कैसे होगा, मैन्युफैक्चर कैसे होगा? तो जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वर्कर, उनको ही हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? डायरेक्ट वेजेज के कैटेगरी में, बात समझे। तो आपका आंसर ये सही है, क्या होगा? डायरेक्ट वेजेज। दूसरा, इसीलिए जब आप शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना तो डिस्कशन के साथ पढ़ोगे, जिससे आपको पूरी चीजें उसकी क्लियर है, कि बात को कभी बदल के कहीं दिया जाए तो वहां भी आपका दिमाग काम करे कि हाँ ये चीजें हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर बदल के दिया है तो हम उसके ऊपर भी सोचकर आंसर दे पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मेंशन कर रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ऑफ ईच वर्कर इज नोन एज। वर्कर के जो अटेंडेंस होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है नंबर, टाइम कीपिंग। सेकेंड ऑप्शन है टाइम स्टडी। थर्ड ऑप्शन है टाइम रिजर्वेशन और डी नंबर ऑप्शन है फोर्थ, टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्कर का अराइवल और डिपार्चर का जो टाइम होता है वो टाइम हम लोग टाइम कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी भी वर्कर का रिकॉर्डिंग होगा अटेंडेंस, वो किसके अंदर रखा जाएगा? टाइम कीपिंग के अंदर। करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वर्कर relating to the labor cost of the workers is the function of which department? चार ऑप्शन में फर्स्ट है पेरोल डिपार्टमेंट, सेकेंड ऑप्शन है टाइम कीपिंग और अटेंडेंस डिपार्टमेंट, सी नंबर ऑप्शन में है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और डी नंबर ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रही है वो, लेकिन इसका आंसर सही है, पेरोल डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे हम लोग, पेरोल डिपार्टमेंट। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी वाज इंट्रोड्यूस बाय। ये तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, ये तो याद रखना पड़ेगा। जैसे किसी का रूल दिया हुआ है
किसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करके, लर्न करके कि ये किसने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी, कौन सा ऑप्शन होगा? सी, गिलबर्ट। ऑप्शन सी होगा इसका, गिलबर्ट। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग अ वर्क इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। बोलो, कोई आइडिया नहीं है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग अ वर्क इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन ए होगा टाइम स्टडी। हाँ, ये शायद शुरू से क्वेश्चन देखे नहीं ना, क्योंकि देखने के बाद इंस्टेंट रिएक्शन आया, टाइम स्टडी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द सिस्टम इन विच द यूज ऑफ अननेसेसरी लेबर कैन बी स्टॉप्ड इज नोन एज। किस सिस्टम से हम लोग अननेसेसरी लेबर को स्टॉप कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम स्टडी, सेकेंड ऑप्शन है मोशन स्टडी, थर्ड ऑप्शन है मेथड स्टडी और फोर्थ ऑप्शन है वर्क स्टडी। मोशन स्टडी होगा, सही है। ठीक है। मोशन स्टडी में ही हम लोग वॉच करते हैं कि कोई भी वर्कर अगर अननेसेसरी कुछ कर रहा है तो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। 7 नंबर ऑप्शन दिया है, टू प्रोड्यूस गुड्स इज द फंक्शन ऑफ, और ये डैश लिखा है, फिल इन द गैप्स है ये, समझे? किस डिपार्टमेंट का काम है टू प्रोड्यूस गुड्स? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझे? मतलब जो बिना चैप्टर को पढ़े हुए भी बैठ गया होगा और जिसका थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो वो तो इसको टिक मार लेगा। और ऐसा जनरली होगा, जैसे ये जो 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम देखोगे कोई अगर स्टडी करके नहीं भी आया, समझे, फर्स्ट चैप्टर, तो अगर वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर का सुना हो और उसका दिमाग थोड़ा अगर एक्टिव रहता हो तो वो 12 में से 2-3 क्वेश्चन उसको ऐसे मिलेंगे जो जनरल बेस पे भी दिखाई देते हैं, समझे? ओके, कितना नंबर किए अभी हम लोग? 6 तक किए ना, 7 नंबर करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 7 हो चुका है। 7 नंबर में ही था, टू प्रोड्यूस गुड्स इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इन रिलेशन टू लेबर कॉस्ट टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग हैव द सेम मीनिंग। जब मैं डिस्कस कर रहा था डिटेल में टाइम कीपिंग के बारे में और टाइम बुकिंग के बारे में, तो मैंने बताया था टाइम कीपिंग क्या होता है, आपका रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, और टाइम बुकिंग क्या होता है कि कितना समय तक तुम रियल में इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म किए। दोनों लाइन क्लियर है? एक लाइन में मीनिंग बताया अभी मैंने। टाइम कीपिंग में क्या होता है, अराइवल और डिपार्चर का रिकॉर्डिंग। जैसे कोई वर्कर 10 बजे पहुंचा और शाम को 6 बजे निकला, तो ये जो रिकॉर्डिंग हुई 10 बजे आया और 6 बजे निकला, ये टाइम कीपिंग है। और टाइम बुकिंग क्या है, तुम आए 10 बजे लेकिन रियल में तुम काम करना शुरू किए 11 बजे से और काम किए तुम 5:30 बजे तक। तो ये जो 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक तुमने इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म किया, वो है आपका टाइम बुकिंग। अब इस लाइन से आप खुद ही सोच लो कि क्या टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग सेम चीज है? नहीं। टाइम कीपिंग में क्या हो रहा है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये रिकॉर्डिंग है, और टाइम बुकिंग में क्या रिकॉर्डिंग होगा कि 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक काम किया, ये रिकॉर्डिंग होगा। तो क्या दोनों चीजें सेम आपको दिखाई दे रही है? अलग है, समझे? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पूरी तरह से फॉल्स है। इसलिए मेरा ऑप्शन भी क्या होगा, इसमें बी नंबर में लिखा हुआ है फॉल्स, दिख रहा है, तो हम लोग फॉल्स मानेंगे। इसलिए बोले कि आप मीनिंग जब पढ़ोगे ना, मीनिंग, तो पूरा मीनिंग हर चीज का डिटेल में क्लियर रखोगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपका दिमाग वहां वर्क करेगा। पार्टली फॉल्स मतलब क्या होता है? जैसे कहीं कहीं पर कोई चीजें 2 पार्ट में है कि एक ही चीज है, लेकिन कहीं वो सही भी हो सकता है और किसी जगह पर गलत भी हो सकता है। बात समझे? तो उस जगह पर हम लोग ये बोल सकते हैं।
और कुछ चीजें तो होती है ना कि नहीं कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे गलत होगा तो वो फॉल्स होगा, समझे। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी तरह से गलत नहीं होती, पूरी तरह से सही भी नहीं होती, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। बात समझे, एक समय पर गलत है, एक समय पर सही भी हो सकता है, एक जगह पे गलत है, दूसरे जगह पे सही भी हो सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर कोई चीज इस तरीके का है तो वो पार्टली फॉल्स पार्टली ट्रू में आएगा, ठीक। ओके, पॉइंट नंबर 9, टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन, क्या लिखा है, टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी इज नोन एज, टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, मशीन का रूटीन मेंटेनेंस हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है कुछ, ये सब, तो उन सब के लिए जो भी हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, ओवर टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, नन ऑफ दिस, अब नॉर्मल आइडल टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू, आइडल टाइम को हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट है टाइम रेट वेज, सेकेंड है स्ट्रेट पीस रेट वेजेज, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, सन्नाटा है आपके बीच में, सुनो सुनो। हाँ, क्या होता है ना, जैसे ज्यादातर दिमाग किसी का ऐसा होता है कि जहां ए एंड बी दोनों हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली लग रहा है तो उसमें मार दे रहे हैं, और जब कुछ नहीं समझ आता है तो डी हो जाता है नन ऑफ दिस। ऐसा कुछ नहीं है, समझे। इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब ये किस हिसाब से होगा उसको समझना, अगर समझना चाहते हो तो। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, वर्कर को बता दिया जाता है कि तुम जितना पीस प्रोड्यूस करोगे उसी हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। सुने, अब सिंपल सा एक आंसर दो, अपने मन में दो आप, कि अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि तुम जितना यूनिट बनाओगे तुमको हर यूनिट पे पैसा मिलेगा, सपोज करो 10 रुपया करके, तो तुम अपना समय बर्बाद करना चाहोगे, तुम बनाते रहोगे, सोचोगे अगर हमको 5 घंटा मिला है तो हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाते, जिससे हम जितना ज्यादा यूनिट बनाएंगे हमको हर यूनिट पे 10 रुपया करके मिलेगा, हमको ज्यादा पैसा मिल पाएगा। आप समय बर्बाद करना पसंद नहीं करोगे, समझ रहे हैं। टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे तुमको बोल दिया गया कि तुमको 8 घंटा काम करना है और हर घंटे का 100 रुपया करके तुमको मिलेगा, 800 रुपया, और तुमको 8 घंटा एक दिन में काम करना, 800 रुपया मिलेगा, पहले से बता दिया गया। अब तुम्हारे दिमाग में कि हमको 8 घंटा यहाँ टाइम देना है, लेकिन उसी 8 घंटा में तुम क्या करोगे, तुमको अगर इच्छा होगा तो तुम समय आराम से यूज कर करके काम करोगे, समझ रहे, कोई प्रेशर में काम नहीं करोगे। तुम्हारे खाने पीने का समय आधा घंटा होगा लेकिन तुम वहां पर 40 मिनट यूज करोगे। गलत बोल रहे हैं क्या? अगर तुमको कोई देखने वाला टोकने वाला ना हो तो, अब बॉस पीछे खड़ा है बंदूक लेके, तब तो आधी घंटा में खाना होगा, लेकिन अगर कोई देखने वाला वॉच करने वाला ना हो तो तुम आराम से क्या करोगे, आधा घंटा का चीज 40 मिनट में करोगे, 40 मिनट का चीज 1 घंटे में करोगे या नहीं। तो जितना ज्यादा समय एक्स्ट्रा बर्बाद होता है वो सब तो आइडल टाइम होता है। तो टाइम रेट सिस्टम में उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, लेकिन पीस रेट सिस्टम में अगर हम बोल दिए कि तुम जितना ज्यादा यूनिट बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो तुम समय बर्बाद ही नहीं करना चाहोगे। तुम सोचोगे आधा घंटा में टिफिन होता है तो टिफिन आधा घंटा में करके काम में लग जाएंगे, ज्यादा यूनिट बना देंगे, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, समझ रहे। इसलिए पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, आइडल टाइम को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। समझ में आई बात? टिक मार देंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 11 में, मैच द कॉलम, समझ रहे हैं। अच्छा, मैच द कॉलम में क्या होगा बता दे रहे हैं। जैसे कॉलम ए है, कॉलम बी है, तो इधर 4 पॉइंट है, इधर 4 पॉइंट है, कौन किसके साथ अटैच होगा ये भी नीचे ऑप्शन बना के देगा। बात समझे, एक बार पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, और पढ़ते समय ही हम लोग मैच करते हुए भी जाएंगे। सुने मेरी बात, ध्यान रखना। कॉलम ए है, कॉलम बी है,
कॉलम ए का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर दिखा, और कॉलम बी में देखो मैनुअल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। तुम टाइम कीपिंग का मेथड जब पढ़ोगे ना तो उसमें मैनुअल मेथड में ही मिलता है कि अटेंडेंस रजिस्टर मैनुअल मेथड में ही फॉलो होता है। तो ये तो पहले ही पॉइंट से मैच कर गया कि कॉलम ए का 1, कॉलम बी का ए। क्लियर है? कॉलम ए का पॉइंट नंबर 2 देखो, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक, और इधर कॉलम बी में क्या लिखा है, मैकेनिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। ये भी सही लिखा है, मतलब इधर का पॉइंट नंबर 2 कॉलम बी का पॉइंट नंबर बी मैच कर रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है वीकली टाइम शीट। ये क्या होता है, टाइम बुकिंग। ये भी सही लिखा है, क्योंकि टाइम बुकिंग में अभी मैंने एक्सप्लेन किया, यही तो रिकॉर्ड होता है ना कि कितना समय तक तुम एक्चुअली काम किए हो। तो जो वीकली शीट बनता है उसमें भी यही रिकॉर्ड होता है कि वीकली तुम कितना इफेक्टिवली काम किए हो। तो वीकली शीट में भी इफेक्टिवली टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, और वो किससे कनेक्ट है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टाइम बुकिंग के नाम से। और चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, कंबाइंड जॉब एंड टाइम कार्ड। एक ही ऑप्शन बचा है, वर्क स्टेटमेंट, है कि नहीं? और स्मार्टली तो लोग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। 3 का कनेक्शन अगर मिल गया तो जो बचा है वही चौथे का होगा। ये क्वेश्चन सिंपल दिया गया था क्योंकि अभी फर्स्ट टेस्ट था, और आप भी अभी जैसे मान लो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा सिंपल हो। जो लोग हल्का सा दिमाग लगाया होगा वो देख लिया होगा। और ऑप्शन ए में इसका देखो, ऑप्शन ए में किस तरह से अरेंज किया है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी दिख रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थोड़ा सा रखा गया कि जो हल्का फुल्का भी दिमाग लगाए वो अपना कर ले, लेकिन हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ए के साथ 4 का कनेक्शन हो सकता है, बी के साथ 3 का कनेक्शन हो सकता है, सी के साथ 1 का कनेक्शन हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? वो आपको, और इस चीज के लिए मतलब ये कॉलम मैच करने के लिए तुम्हारे चैप्टर के अंदर का नॉलेज होना जरूरी है, समझे? जो लोग टोटली डिटेल में पढ़ना इग्नोर कर दे रहे हैं उनको ये सब जगह में प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन के ऊपर है ना। तो असर्शन इसमें क्या दिया, आइडल टाइम इज अनअवॉइडेबल। क्या बोलते हो, ट्रू है या नहीं? ट्रू है, आइडल टाइम इज अनअवॉइडेबल, ट्रू है, हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और लिख रहा है रीजन, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग इवन मशीनरीज कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली। रीजन क्या लग रहा है, सही है या नहीं? सही है। अब क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, मशीन भी कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता, समझ रहे हो? फेलियर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। होता है ना कभी कभी, ओवर हीटेड हो गया, कुछ जल गया मशीन का। क्यों ऐसा है? तुम कंटिन्यू करवाए जा रहे हो, इसीलिए बहुत लंबे समय तक चलने के बाद भी बोला जाता है कि मशीन को थोड़ा रेस्ट से मिलना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी का तो अलग ही बात है भाई, 4 घंटा 5 घंटा काम करेगा, उसके बाद तो उसको भूख ही लग जाएगा। होता है कि नहीं? अभी रिसेंटली इसके ऊपर आप देखोगे, सुने भी होगे शायद, रिसेंटली इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जिन्हें एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी यंगस्टर हैं उनको वीकली कम से कम 70 घंटा काम करना चाहिए। सुने थे ये स्टेटमेंट? कंट्रोवर्शियल था बहुत, जिस पे झंझट हो गया। अब जैसे वो तो स्टेटमेंट दे दिए, अब बहुत सारे लोग बोला हाँ अगर वीक में 70 घंटा काम करेगा, और बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो 5 ही दिन वर्किंग डे हुआ। अब 5 दिन में 70 घंटा काम करोगे, मतलब एक दिन में 14 घंटा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब बातें होने लगी कि 14 घंटा काम करेगा आदमी, जिएगा कैसे? पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? फैमिली लाइफ नहीं है क्या? मतलब खाली क्या काम करने के लिए पैदा हुआ है? बहुत सारी बातें आने लगी, समझ रहे हो? कंट्रोवर्शियल ये बातें हो गई। कहीं ना कहीं उनका अपना थॉट है, उनका अपना थॉट था। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग यंगस्टर 14 घंटा काम कर रहे हैं, अगर एक दिन में, वीक में 70 घंटा कर रहे हैं,
तो हम लोग इंडिया को ग्लोबल लेवल पे बहुत आगे ले जा सकते हैं, ये उनका ओपिनियन था। ठीक है, अब जो जनरल लोग आ गए कंट्रोवर्सी में और बोलने लगे कि पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, जिएगा कैसे आदमी, खाली खटेगा बैल के तरह, उनका भी अपना थॉट सही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना लंबा काम करेगा अगर कंटिन्यू, डैमेज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझे? ये दोनों बातें अपनी जगह पर क्या है, अगर देखा जाए अपने अपने नजरिए से, तो ये नजरिया भी आदमी का सही है, ये नजरिया भी आदमी का सही है। लेकिन जो जनरल लोग इस बात पे बोल रहे थे कि इतना लंबा कोई कैसे काम करेगा, ह्यूमन बॉडी है, थकेगा नहीं क्या, सही है अपनी बात, समझ रहे हो? उस बात को इस पॉइंट से देखो रिलेट करके, यही लाइन यहाँ पर भी लिखा है ना, जो इसका रीजन लिखा है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इवन मशीनरी कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली। ठीक, तो हमको असर्शन भी सही लग रहा है और रीजन भी सही लग रहा है ना? तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या देंगे असर्शन और रीजन में? फर्स्ट ऑप्शन बोला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, दोनों सही है और रीजन भी जो दिया हुआ है वो सही है। बी नंबर है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। सी नंबर पॉइंट है assertion is true but reason is false, और ऑप्शन डी है assertion is false but reason is true। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, ओके।